नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह। आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं के अन्नामलाई के बारे में, जो इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चा में। के अन्नामलाई जो दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य में भाजपा के चेहरे हैं। के अन्नामलाई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं और स्वप्रेरित हैं, सेल्फ मोटिवेटेड हैं। यदि किसी पार्टी के साथ कोई ऐसा नेता जुड़ता है तो उस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी एसेट साबित होता है, एक बहुत बड़ी धरोहर साबित होता है। के अन्नामलाई जो कोयम्बटूर के रहने वाले हैं, कोयम्बटूर से ही उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ IIM लखनऊ से उन्होंने MBA किया। उसके बाद सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी की, उसे क्वालिफाई किया और IPS बने। IPS उनको जो है कर्नाटका कैडर मिला और कर्नाटका कैडर को उन्होंने जो है 2011 में उन्होंने ज्वाइन किया और अपने 8 साल के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो बेंगलुरु साउथ से वो DCP थे। उसके बाद जो है वो भाजपा में शामिल होते हैं और 2019 में जो है IPS से रिजाइन करते हैं। इसके बाद ये 2020 में भाजपा में शामिल होते हैं और उस समय उनको भाजपा का उपाध्यक्ष बनाया जाता है, राज्य इकाई का। उसके बाद अगले ही साल 2021 में उनको जो है भाजपा का अध्यक्ष बना दिया जाता है। अभी जो 2024 के इलेक्शंस हुए, लोकसभा इलेक्शंस, उसमें भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय लेने की सारी शक्ति जो है बहुत हद तक के अन्नामलाई को दे रखी थी। भाजपा जो AIADMK के साथ जो है हमेशा गठबंधन में रह करके जो है चुनाव लड़ती आई थी, के अन्नामलाई के सुझाव पे ही इस बार लोकसभा के चुनाव में अकेले चुनाव लड़ी। साउथ में कर्नाटका को छोड़ दें तो भाजपा का संगठन भी इतना मजबूत नहीं है, तो कोई चमत्कारी चेहरा ही जो है इतनी बड़ी विजय दिला सकता है। के अन्नामलाई में वो सारे सबस्टेंस, सारे गुण भाजपा को दिखते हैं, सबको दिखते हैं, क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, किसान परिवार से आते हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं और सनातन परंपरा के प्रति जो उनकी जो है उनका जो डेडिकेशन है, जो उनका समर्पण है, ये उनकी सबसे बड़ी USP है। अब हम बात करते हैं कि जो 2024 के हम लोकसभा इलेक्शंस की बात कर रहे थे, क्योंकि भाजपा का संगठन वहां पे इतना मजबूत नहीं है, फिर भी के अन्नामलाई के रहते हुए भाजपा ने लोकसभा में 11% जो है वोट्स हासिल किए। अब आगामी जो विधानसभा के चुनाव होने हैं तमिलनाडु में, उसमें भाजपा एक मजबूत ताकत के रूप में अपने आप को देखती है और मुकाबला चाहे जैसा भी हो, दो पार्टियों के बीच में तो होगा नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टीज वहां पे बहुत सी हैं। DMK और AIADMK तो वहां की क्षेत्रीय पार्टियां हो गई बड़ी, छोटी पार्टियां भी वहां पे कम से कम आधा दर्जन है। इसके अलावा जो है केंद्रीय पार्टियां 2 हो गई, एक कांग्रेस हो गई और एक BJP हो गई। तो किसके किसके बीच में गठबंधन बनता है? तो स्वाभाविक गठबंधन यह है कि BJP के साथ पहले से ही PMK है, वहां की एक छोटी क्षेत्रीय पार्टी है और लोकसभा 2024 के चुनाव में भाजपा ने जो है किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया। लेकिन अब जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें ऐसा देखा जा रहा है कि AIADMK के साथ जो है वो गठबंधन करेगी। एक्चुअली जयललिता की मृत्यु के बाद AIADMK में कोई ऐसा मजबूत नेता रह नहीं गया, तो भाजपा को जो सबसे ज्यादा वोट मिलने की उम्मीद है वो जो AIADMK का जो वोट था, जो जयललिता की पार्टी थी, उसी से सबसे ज्यादा वोट मिलने की उम्मीद है। लेकिन अब चूंकि उन्होंने लोकसभा में देखा, जब उन्होंने गठबंधन नहीं किया था, तो अभी उन्होंने ऐसा उनकी समझ में आता है कि राज्यसभा चुनाव में जो है जो स्वर्गीय जयललिता है उनकी पार्टी से उनको गठबंधन करना चाहिए। ये देखने वाली बात होगी क्या होगा। लोकसभा चुनाव के बाद कुछ समय तक जो है राजनीतिक परिदृश्य से जो है के अन्नामलाई बाहर रहे। उसके बाद वो दोबारा जो है राजनीतिक परिदृश्य में आते हैं। जो तमिलनाडु के राजनीतिक हालात हैं वो बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि जो वहां की वर्तमान स्टालिन सरकार है और जो उनका जो मुख्यमंत्री हैं और उनके बेटे ही जो है वो उप मुख्यमंत्री हैं, उदयनिधि स्टालिन।
तो हमने इनके जो है सनातन विरोधी बयान कई बार सुने हैं, डेंगू, मलेरिया और जाने क्या क्या जो है सनातन के लिए उन्होंने कहा। वो सारे के सारे तमिलनाडु, दक्षिण भारत का कोई भी राज्य हो गया, वो शुद्ध हिंदू राज्य हैं, सारे के सारे सनातन परंपरा को मानने वाले राज्य हैं। लेकिन ऐसे भारत में ही रह करके कोई नेता जो है इतने बड़े वर्ग को जो एक मान्यता से जो है जुड़ा हुआ है उसको इतनी खतरनाक बीमारियों के साथ जोड़ दे, तो उसके सोच समझ पे प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। जो कांग्रेस के जो है प्रेसिडेंट हैं खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बेटे हैं प्रियांक खड़गे, वो भी जो उदयनिधि स्टैलिन है उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। हम देखते हैं आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे में कौन सा गुण है। इतने वो जो है लोकसभा में भी विपक्ष के नेता रहे, राज्यसभा में अभी भी हैं विपक्ष के नेता, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन इंसान एक भी उनका ऐसा भाषण कभी याद नहीं कर सकता है, उसे याद नहीं आएगा जिसमें कुछ तत्व हो, कुछ मौलिकता हो, कुछ वजन हो। कुछ भी ऐसे बोलते चिल्लाते रहने को हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप में भी जो है कुछ बात करने की बात है। तो वो बात खड़गे जी में नहीं दिखती, उनके बेटे में भी नहीं दिखती। हालांकि उनका एक ये है कि वो जो है दलित वर्ग से आते हैं और इस वजह से वो जो है इतने दिनों से पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो उनको कोई ना कोई अच्छी जगह मिल ही जाती है। जैसा कि हम देख ही रहे, लोकसभा में विपक्ष का नेता बहुत बड़ा पद होता है, राज्यसभा में विपक्ष का नेता बहुत बड़ा पद होता है, और भले ही सारे निर्णय जो है गांधी परिवार लेता हो, लेकिन कहने को तो वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं ही। हम वापस लौटते हैं कि अन्नामलाई पे अभी क्या हुआ। 27 तारीख को एक घटना घटती है, जो है 26 तारीख को तमिलनाडु में चेन्नई में अन्ना यूनिवर्सिटी में एक 19 साल की छात्रा थी जिसके साथ बलात्कार होता है, और बलात्कार करने वाला उसी कैंपस में, जिस कैंपस की वो छात्रा थी, जिस विश्वविद्यालय की वो छात्रा थी, वहां वहीं उसी प्रीमाइसेस में जो है वो अपना ठेला लगाता है, अपना बिरयानी बेचता था वो, और उसी ने बलात्कार किया। और उसको जिस तरीके से पुलिस ने उसकी एफआईआर दर्ज की, पहली बात तो पीड़िता का नाम उजागर कर दिया, और जिन शब्दों में किया ऐसा लगा केस को कमजोर करने की कोशिश है। तो महिला आयोग भी बीच में आ गया कि जिन पुलिस अधिकारियों ने पीड़िता की जो है पहचान जो है उजागर की है, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बात के अन्नामलाई को भी बहुत ज्यादा खली। प्लस जैसे हालात तमिलनाडु के हैं उससे वो बहुत ही उद्वेलित हैं, बहुत ही चिंतित हैं, बहुत ही व्यथित हैं। तो वो कैसे जो है तमिलनाडु की राजनीति को सही रास्ते पे ले आए। भाई भारत में रह करके कोई सनातन को डेंगू मलेरिया कहने से उसकी मानसिकता, उसकी कार्य पद्धति ये दिखाती है कि वो भारत के प्रति कितना डेडिकेटेड है। आप भारत को सनातन को अलग नहीं कर सकते हैं। भारत और सनातन सिनोनिमस हैं। सबसे मेजॉरिटी बहुसंख्यक चंक जो है, जो बहुसंख्यक आबादी है तो वो सनातन की ही पूरे भारत में। तो आप उनको किनारे करके आप या उनको डिमीन करके उनको जो है नीचा दिखा करके आप कैसे सरवाइव कर सकते हैं। या आप किसी तरीके से जो है सत्ता में बने हुए हैं तो आप इन सनातनियों के जो है पक्ष में, हित में कैसे निर्णय लेते होंगे, क्या कार्य करते होंगे, ये सारी बातें हैं। तो अन्नामलाई इतने जो है कि अन्नामलाई इतने व्यथित होते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को 6 कोड़े मारूंगा। और वो अपने कोयम्बटूर में अपने घर के बाहर जनता के मध्य में अपने आप को जो है नंगी पीठ 6 कोड़े मारते। ये तो उनका एक सपोर्टर होता है जो उनसे आकर के जो है लिपट जाता है, तब जाकर के वो रुकते हैं। फिर वो ये प्रण लेते हैं कि 48 दिनों तक वो व्रत रखेंगे और जो भगवान मुरुगन के 6 धाम हैं वहां जा करके जो है तमिलनाडु के कल्याण, तमिलनाडु के जो वर्तमान हालात है उसको सुधारने के बारे में उनसे प्रार्थना करेंगे। यहीं पे एक जो है सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने फुटवेयर्स उतार दिए कि जब तक तमिलनाडु के हालात नहीं सुधरते, यहाँ सत्ता परिवर्तन नहीं होता, तब तक वो फुटवेयर भी नहीं पहनेंगे। हमने इस तरीके की बातें तब भी देखी थी जब राम मंदिर बना था, तो बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने, जब राम मंदिर का आंदोलन 90s में चल रहा था,
तब उन्होंने ये कसम खाई थी कि जब तक भगवान राम लल्ला जो है अपने भव्य मंदिर में विराजमान नहीं हो जाते तब तक वो फिट फुटवेयर नहीं पहनेंगे, और उन्होंने नहीं पहना था। के अन्नामलाई ने भी कुछ इसी तरीके की प्रतिज्ञा ली है। तो के अन्नामलाई जो है व्यथित हैं जिस तरीके से तमिलनाडु के हालात हैं, जिस तरीके से ये जो लड़की है, जो छात्र है जो है अन्ना यूनिवर्सिटी की, उसके साथ रेप हुआ, उसके बाद पुलिस की असंवेदनहीनता या संवेदनहीनता कहें हम कि संवेदनशीलता के चलते जो है उसकी पहचान भी उजागर हो जाती है, और जितनी कठोर कार्रवाई जो है पुलिस की तरफ से होनी चाहिए थी, जितनी कठोर धाराएं लगानी चाहिए थी, उसमें बहुत ज्यादा ढिलाई दिखाई देती है। के अन्नामलाई का कहना यह है कि जो विक्टिम है, जिसने ये दुष्कृत्य किया है, वो कहीं ना कहीं से डीएमके से जुड़ा हुआ है, और पहले से भी इस पे 15 अपराध के मुकदमे चल रहे हैं। तो जो कोई जो है हिस्ट्री शीटर है, जिसकी ट्रेल है पूरी अपराध की, उसके साथ भी पुलिस अगर जो नरमी दिखाती है, वो भी इतने जघन्य अपराध में, तो किसी भी इंसान का हृदय जो है वो द्रवित हो सकता है। फिर के अन्नामलाई तमिलनाडु की भलाई के लिए, उसके विकास के लिए जो है बहुत कुछ करने का मन में लेकर के, तभी उनका इतना बड़ा कैरियर, इतना जो है प्रेस्टिजियस कैरियर, आईपीएस का जो है कैरियर, उसको छोड़ करके वो राजनीति में आए। यहां से एक बात और समझने वाली है, वो राजनीति में आए, अच्छा, अगर जो उन्हें राजनीति ही करना था तो जिन राजनीतियों के सत्ता में आने की संभावनाएं ज्यादा हैं, उन पार्टियों को वो ज्वाइन कर लेते, जैसे डीएमके हो गई, जैसे एआईएडीएमके हो गई। लेकिन इन पार्टियों को देख करके, इनके हालात को देख करके, इनकी मानसिकता को देख करके, इनकी कार्य पद्धति को देखकर ही वो उद्वेलित हुए थे। तो इन पार्टियों में जाने का सवाल नहीं पैदा होता था, इसलिए वो भाजपा में है। एक नया खिलाड़ी जो है तमिलनाडु के जो है इलेक्शन में हमें इस बार और देखने को मिलेगा, वो है जो साउथ फिल्मों के सुपरस्टार हैं विजय। तो उन्होंने भी अपनी एक पार्टी बनाई हुई है, आई थिंक हिज नेम इज विजय ओनली, अजीत या विजय हमने देखा हुआ है, नाम में मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, बट आई रिकॉग्नाइज द फेस ऑफ दैट एक्टर। तो उन्होंने भी, और एक अभी उन्होंने जो अपना एक राष्ट्रीय अधिवेशन किया था, तो उनको सुनने के लिए बहुत ज्यादा भीड़ आई थी। बट उसमें कितने लोग थे जो अपने कलाकार या स्टार को देखने आए थे, कितने ये थे जो उनकी जो राजनैतिक विचारधारा है उसके समर्थन में आए थे। तो ये अब जितने लोग आए थे, जितने इकट्ठा हुए थे, उसमें से कितना वोटों में परिवर्तित होगा, ये देखने की बात होगी। खैर, शायद विजय या अजीत में से कुछ तो नाम है उनका। वांटेड मूवी एक थी जो रीमेक बनी थी, सलमान खान ने बनाई थी, उसके रियल वर्जन में शायद वो थे। ठीक है, तो ये हुआ। तो के अन्नामलाई से जो है तमिलनाडु को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और भारत को भी बहुत उम्मीदें हैं। धन्यवाद। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले अंक में। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। और जिस एक्टर का नाम मैं भूल रहा हूं, जिन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई है, उन एक्टर का नाम कृपया कमेंट में अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।